प्यार जब परवान चढ़ता है तो सरहदें दो दिलों को मिलने से नहीं रोक पाती। प्यार की एक ऐसी ही मिसाल कोरबा में बनी, जहां देसी लड़के को अमेरिका की लड़की से सोशल मीडिया पर प्यार हुआ और बात शादी तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट देखिए आप। सोशल मीडिया पर प्यार परवान चढ़ा। 8 सालों तक एक दूसरे को जाना समझा और अमेरिका की रेने कोरबा के सोहम की संगिनी बन गई। अग्नि के 7 फेरे लेकर दोनों एक दूजे के हो गए। सोहम सरकार की अपने एक दोस्त के जरिए अमेरिका के अल्बामा की रहने वाली दाना रेनी पाटन से जान पहचान हुई थी। ये जान पहचान प्यार में तब्दील हुई और दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। एक्चुअली मेरा कम से कम 7-8 साल से मेरा इससे लिंकअप था। फेसबुक में हमारी बातें होती थी, वीडियो चैटिंग। उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब हम लोग फिर आगे जाके डिसाइड किए कि हम लोग का क्या करना है। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया हम लोग शादी करेंगे। They support it 100%. They love him and this family with the love, and they will help him with whatever he needs. इस शादी के लिए दोनों परिवारों ने भी रजामंदी दी। रेने जल्द ही अमेरिका वापस लौटेंगी और अमेरिका में ही दोनों नए जीवन की शुरुआत करेंगे। तो इस तरह प्यार ने सरहदों की दीवार गिरा दी। अलग अलग देशों, अलग अलग संस्कृतियों के बाद भी दो दिल एक हो गए। अब्दुल असमल, न्यूज़ 18, कोरबा। रायसेन के गांव में लावारिस घूम रहे मवेशियों से झगड़े होते थे। झगड़े ना हो इसके लिए एक युवक ने अपने बाड़े में मवेशियों को बांधना शुरू किया और अब चला रहे हैं गौशाला। सारा झगड़ा हो रहा है खत्म। गायों की सेवा करने वाले इस शख्स को पशु प्रेम की मिसाल कहा जा सकता है। जहां पूरे देश में आवारा पशु एक बड़ी समस्या बने हुए हैं, वहीं रायसेन के बेगमगंज के रविंद्र सिंह पिछले कई सालों से सड़कों पर आवारा घूम रहे पशुओं की सेवा करने में लगा हुआ है। आए दिन ये आवारा पशु किसी की फसल को भी नुकसान पहुंचा देते थे, जिससे हर दिन गांव में झगड़ा हो जाता था। जिसे देखने के बाद रविंद्र ने एक पहल शुरू की और आवारा जानवरों को बांधना शुरू कर दिया। साहब, हम 2 साल पहले जो लावारस ढूंढ फिर रहे थे, तो हमने सोचा कि गांव वाले लड़ते थे, झगड़ते थे, तो हमने सोचा कि अब क्या करें इसका। तो हमने अपने खुद के गले में बांधना शुरू कर दिया। आपके घर में बांधना शुरू कर? हाँ, बाड़ी में शुरू कर दिया बांध। 2 साल तक बांधा मैंने। फिर उसके बाद में विधायक जी आए तो उनसे बोला कि साहब ऐसी ऐसी समस्या है। तो फिर वो आए, तो उनने उनको बताया कि क्या करने चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा ऐसा कर लो। रविंद्र के बाड़े में कुछ ही महीने में 50 से ज्यादा पशु हो गए। करीब 2 साल तक सेवा करने के बाद जब स्थानीय विधायक गांव पहुंचे तो उन्होंने गौ माता की सेवा देख अपनी कोटे से ही उसे सहयोग दे दिया और आज 100 से भी ज्यादा पशुओं के रविंद्र सेवा कर रहा है। अब रविंद्र ने 2 लोगों को गाय चराने के लिए भी रखा है। दोनों को 5-5 हजार रुपये महीना तनख्वाह देता है। जी उनकी सेवा कर रहा है, चराई पियाई की व्यवस्था जी बना रहा है। 2 आदमी लगाए और गांव वालों ने फिर इस साल में चंदा करके सबने 5,000 की महीना से 2 आदमी लगाए, 5-5 हजार की महीना से। खेतों में कटीले तार जगह जगह बढ़ते ही चले गए। रविंद्र की ये पहल वाकई काबिल तारीफ है। लोगों को इससे सीख लेने की जरूरत है। देवराज दुबे, न्यूज़ 18, रायसेन। ओडिशा के भुवनेश्वर में इन दिनों एक खास रेडियो मेले की धूम है। वर्ल्ड रेडियो डे के तहत आयोजित इस मेले में 3000 से ज्यादा किस्म के रेडियो प्रदर्शित किए गए। कभी लोगों का मनोरंजन करने वाला रेडियो और ग्रामोफोन आज इक्का दुक्का घरों में जरूर देखे तो जाते हैं, लेकिन सिर्फ शोपीस के रूप में खामोशी से उन घरों की शोभा बढ़ाते हैं। मोबाइल और तकनीक के इस दुनिया में इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की आवाज गुजरे जमाने की बात हो चुकी है, लेकिन उसी गुजरे जमाने की यादों को ताजा करने के लिए भुवनेश्वर में खास मेला लगाया गया है। रेडियो और ग्रामोफोन के इस मेले में तो जहां तक भी निगाहें जाती हैं, बस रेडियो ही रेडियो दिखाई दे रहा है। कुछ तो इनमें 100 साल पुराने
रेडियो और ग्रामोफोन है। वर्ल्ड रेडियो डे के मौके पर आयोजित इस इंटरनेशनल रेडियो मेले में लोगों को रेडियो की आवाज भी सुनाई दे रही है और ग्रामोफोन से गानों की गूंज भी उनके कानों तक पहुंच रही है। उनके जहन में पुरानी यादें ताजा हो रही है और यही है रेडियो मेले का मकसद। हर साल हम भुवनेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय रेडियो मेला का आयोजन करते हैं। ये 6वीं बार हम इस इवेंट का आयोजन कर रहे हैं। रेडियो की लोकप्रियता बढ़ाने, युवा जो हैं उनको रेडियो में उनकी रुचि को बढ़ाने, जो रेडियो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद दिलाने के लिए हम इवेंट हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ल्ड रेडियो डे पर। युवा पीढ़ियों में रेडियो के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ ही प्राकृतिक आपदा झेलने वाले उड़ीसा के लिए रेडियो का कितना महत्व है, ये भी इस मेले में बताने की कोशिश की गई है। लोग कहते हैं कि रेडियो की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, लेकिन उड़ीसा जैसे डिजास्टर प्रोन स्टेट में रेडियो का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। डिजास्टर में कैसे रेडियो का यूज ज़्यादा बढ़ेगा, आम लोगों के सर्विस में कैसे रेडियो ज़्यादा लगेगा, उस पर चर्चाएं होती हैं। हम यहाँ पर अवार्ड देते हैं, लिसनर्स कॉन्फ्रेंस होता है, देश भर से, देश के बाहर से लोग यहाँ ये फेयर देखने के लिए आके पहुँचते हैं। हालांकि आज लोग फोन पर ही रेडियो सुनते हैं, फिर भी आयोजक पुराने रेडियो की लोकप्रियता बढ़ाने की जुगत में जुटे हैं, तो युवा पीढ़ी भी मेले में आकर उत्साहित दिखे। Many old gramophones are exhibited here, so it's a quite pleasure to watch. वैसे भुवनेश्वर हर साल रेडियो के इस महाकुंभ का आयोजन इसलिए करता है ताकि आज की युवा पीढ़ी को पुराने रेडियो की पहचान मोबाइल से निकलकर अपने असली रूप में दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। होशंगाबाद के बाद अब बैतूल में लगने लगा है अंधविश्वास का मेला और इसके पीछे दी जा रही है महुआ रिटर्न्स की दलील। आमला ब्लॉक के रेंगा ढाना गांव में पिछले 3 दिनों से एक महुए के पेड़ के आसपास काफी हलचल है। यहाँ भी इस महुए के पेड़ को चमत्कारी और यहाँ बैठी महिला को देवी का अवतार बताया जा रहा है। खुद को देवी बता रही महिला के मुताबिक उसके सपने में भगवान आए जो इस महुए के पेड़ में समा गए। भोलेनाथ ने भेजा हमको, भोले बाबा का कलाकार है। जैसे अपना पिपरिया नगरी में पेड़ को काटा है, वो सब बिपरा गए हैं। अब जगह जगह वो शांत हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे और 2 महीने के बाद शांत हो जाएंगे। ठीक है। और इससे क्या क्या लाभ होने वाला है लोगों को? आराम मिल सकता है सबको, जैसे बाइक का दूसरा बीमार नहीं भागेगा। यहाँ रोजाना अंध भक्तों का हुजूम लग रहा है। दूर दूर से लोग बीमारियां ठीक करने या भूत प्रेत उतारने के लिए पेड़ की परिक्रमा लगाने पहुंचते जा रहे हैं। यहाँ आया ऐसा कि हमको मेरे बहू का है, उसको आंग में आया तो वो बोलने लगे कि चले बोले बाबा वहाँ पे है करके, तो उन्होंने बोला तो हमने आया यहाँ। तो यहाँ तो हमको कुछ नहीं दिखा, पर किस लोग आ रहा था उसको फायदा मिलने लग गए, तो वो बोले कि साक्षात है। क्या होता था आपको? क्या ये घुटना दुख रहा था। अच्छा। तो ये बंद हो गया। हाँ, 3 दिन होगा मैं यही है अब। अच्छा, क्या करना पड़ता है यहाँ पर? कहीं नहीं है, हाथ पाँव पड़ा, बस वर्खुमा लगा, पैर पड़ा झाड़ से बस। महुए के पेड़ की परिक्रमा लगाने से कोई ठीक हुआ हो, ऐसा तो कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन प्रशासन और पुलिस की अनदेखी एक बार फिर से होशंगाबाद वाले महुआ कांड की यादें ताजा करा रही है। ये सूचनाएं, ये चूँकि ऐसा हो रहा है, अलग अलग जगह से भी आ रही है, सूचना भी है कि मतलब ऐसा हो रहा है, पूजा पाठ में एक पेड़ को लेकर चीज़ें हैं। तो प्रयास यही है, चूँकि फॉरेस्ट लैंड पे है और अगर इस तरह की चीज़ें हैं कि कहीं पे ऐसा कुछ किया जा रहा है, हमारा प्रयास यही रहेगा कि कोई भी ऐसी चीज़ों से कोई आपराधिक घटना न घटित हो या ऐसी कोई चीज़ें न घटित हो जिससे कि जनमानस पर इसका गलत असर हो या ऐसी कोई घटना घट जाए। तो अभी ये है कि कलेक्टर साहब और जो दूसरे विभाग है, DFO और वन विभाग से भी समन्वय करवा कर, और अगर ये गलत प्रसार हो रहा है तो हम लोग यही प्रयास करेंगे कि ये सब मतलब इसे हम ऐसा ना आगे बढ़ने दें कि इससे कुछ गलत हो। महुआ रिटर्न्स की ये घटना साबित करने के लिए काफी है कि हमारे समाज में अंधविश्वास जितनी तेजी से फैलता है, उससे भी जल्दी अंध भक्तों का मेला लग जाता है, जो किसी भेड़ चाल से कम नहीं। रेशु कुमार नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल, मध्य प्रदेश।
आपको मिलवाते हैं अब एक ऐसे छात्र से जिसने धर्म की दीवार से ऊपर उठकर एक नज़ीर पेश की। जी हां, जयपुर के अब्दुल कलीम नाम का एक ऐसा छात्र जिसने भगवत गीता, जी हां सही सुना आपने, भगवत गीता से जुड़ी एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और पहला स्थान हासिल किया। वो कुरान का जानकार है, वो गीता का भी ज्ञानी है, वो संस्कृत श्लोकों का सार जानता है। अब्दुल कलीम का कमाल, ये कुरान का जानकार है और भगवत गीता का भी सार जानता है। इसे श्री कृष्ण लीलाएं कंठस्थ हैं। ये जयपुर के 9वीं क्लास का छात्र अब्दुल कलीम है, जिसने भगवत गीता से जुड़ी एक प्रतियोगिता में न सिर्फ भाग लिया बल्कि 5000 छात्रों की 2 राउंड की प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर कमाल कर दिखाया है। उसमें जो श्री कृष्ण थे, उनके पास्ट टाइम्स की जो लीला थी, जो उनके कार्य थे, जो इस धरती पे आए थे, किस कारण से आए थे, मथुरा में, द्वारका में और वृंदावन में उनकी क्या एक्टिविटीज़ थी, उस बुक में उससे रिलेटेड था। तो हमारा एग्ज़ाम हुआ नवंबर 14 को। तो हमारे स्कूल में जितने बच्चे थे सबने पार्ट लिया। रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था, तो सबका रिटर्न एग्ज़ाम हो गया। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, जितने उनके पास टाइम लीला थी, एक्टिविटीज़ थी, बचपन की फिर बड़े होने तक की। क्विज़ हो गया नवंबर में। फिर अभी संडे को आया था रिज़ल्ट। तो अक्षय पात्र की तरफ से फ़ोन आया कि आप सेलेक्ट हो गए हो स्कूल में, आपकी टॉप रैंक आई है। हरे कृष्ण मिशन और अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से भगवत गीता से जुड़ी प्रतियोगिता बीते नवंबर में आयोजित की गई थी, जिसके दूसरे राउंड में अब्दुल कलीम के भगवत गीता का ज्ञान और समझ से निर्णायक भी हैरान रह गए। जो बच्चे जिन्होंने टॉप किया, उन बच्चों का सेकंड राउंड हुआ, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया। और जो सेकंड राउंड में जो टॉप किए, उनमें स्पेशली जो इस बार टॉप किया है, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन बने हैं, उनका नाम अब्दुल कागजी है, जो कि डकलिंग इंटरनेशनल स्कूल है जयपुर में, वहाँ से पढ़ते हैं 9th स्टैंडर्ड में। और बहुत ही हमारे लिए भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था कि इस तरह का बच्चा एक्सपेक्टेशन, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन इतने अच्छे आंसर दे रहा है भगवत गीता से और कृष्णा की स्टोरीज के बारे में। अब्दुल कलीम की शुरुआती तालीम उर्दू में हुई है, लेकिन पिता से हर धर्म को समान मानने की सीख मिली। तो अब्दुल कलीम ने न सिर्फ कुरान बल्कि भगवत गीता को भी पूरी शिद्दत से आत्मसात कर लिया। मेरी रुचि यह है कि मेरा बच्चा हर भाषा पढ़ना पसंद करे, कि मेरे लिए सब धर्म समान है। अपनी कुरान की किताब पढ़ाई गई, फिर इसको स्कूल में जो बोला कि भाई मैं कोई सी भी धर्म की किताब पढ़ सकता हूँ, मैंने कि जो तेरी इच्छा हो वो पूरी पढ़ सकता है, जिसमें तेरे इंटरेस्ट हो, जितने आगे बढ़ सके उतना पढ़ाई कर। छोटी सी उम्र में अब्दुल कलीम ने कुरान का जानकार बनकर और भगवत गीता के सार को समझकर हर धर्म को सम्मान करने की मिसाल पेश की है। वाकई अब्दुल कलीम एक नजीर है, बदलते हिंदुस्तान की तकदीर है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सहयोगी रमाकांत व्यास के साथ मनोज शर्मा की रिपोर्ट। अगर रफ्तार आपको रोमांचित करता है, आप बेकाबू बाइक या कार चलाने के शौकीन हैं, तो अपनी आदत पर लगाम लगाइए, क्योंकि जिंदगी इतनी सस्ती नहीं कि इसे पल भर की मस्ती पर कुर्बान कर दिया जाए। हर वक्त रहा ना करो रफ्तार में, रिस्क मत लो यूं बेकार में। पब्लिक को पुलिस की सलाह रास आ रही है, तभी सड़क सुरक्षा सप्ताह में 95% पब्लिक ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान हम देख रहे हैं कि 95% पब्लिक ने हेलमेट लगाना चालू कर दिया है। आपकी रफ्तार पर हादसे का ब्रेक ना लग जाए, इसीलिए ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए, हेलमेट पहनिए, क्योंकि जो नहीं पहनते हेलमेट हॉस्पिटल करता उसका वेट। ये सलाह इसलिए क्योंकि खून की प्यासी कोटा की सड़कों ने पिछले साल 96 लोगों की जिंदगी निगल ली थी। इसीलिए आपकी सुरक्षित घर वापसी के लिए कोटा पुलिस एक नायाब मुहिम चला रही है, जिसका नाम है हेलमेट शेयरिंग फॉर लाइफ सेविंग। हेलमेट बैंक है। जिन सज्जनों के पास किसी भी कारणवश सड़क पर वाहन चलाते समय, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं है, उनको हम हेलमेट प्रदान करते हैं। उनसे ये गुजारिश करते हैं कि आप सुरक्षित घर जाइए, नया हेलमेट खरीदिए और आपको उधार दिया गया ये हेलमेट वापस जमा कराइए, ताकि अन्य किसी सज्जन के काम आ सके।
पुलिस की सलाह पर अमल कीजिए। हर वक्त रहा न करो रफ्तार में, रिस्क मत लो यूं बेकार में। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। तेलंगाना के हैदराबाद में एक दंपति ने बागवानी का अनोखा तरीका निकाला है। इस कपल ने बिना मिट्टी, हरा भरा और बेहद खूबसूरत इन्फिनिटी गार्डन तैयार किया है। कई खूबियों से भरा ये गार्डन मॉडर्न तकनीकी से बनाया गया है। पौधे के लिए जरूरी होता है खाद पानी, जरूरी होती है मिट्टी, जरूरी होती है सूरज की रोशनी। इनके बगैर तो बागवानी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि अब इनके बगैर गार्डनिंग की जा सकती है। हैदराबाद के किसान कपल ने बागवानी के लिए एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है जिसमें मिट्टी के बिना ही फल, फूल और सब्जियां सब कुछ उगाई जा सकती है। इस कपल ने अपने ही घर में हाइड्रोपोनिक तकनीक से इंफिनिटी ग्रीन फार्म बनाया है। इस फार्म में जो भी फल और सब्जियां उगी है पूरी तरह से पौष्टिक और कीटनाशक रहित है। In this hydroponics, we are growing all the plants, all leafies in the water itself. We are not. हाइड्रोपोनिक में हम बिना मिट्टी के पौधे उगाते हैं। हाइड्रोपोनिक का मतलब है हाइड्रोपोनोस की मदद से पौधे उगाने। हम इस फार्म में 3 से 4 तरीके के हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हम पानी के इस्तेमाल को 90% तक कम कर सकते हैं। साथ ही मिट्टी से पौधों को होने वाली बीमारियों को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादा बारिश नहीं हो रही है। इसलिए फार्मिंग का ये तरीका भविष्य में बेहद उपयोगी तरीका साबित होगा। In the coming days, because as we are not getting plenty of rains, so it is a best method in the future also. हाइड्रोपोनस में हाइड्रो का मतलब पानी और पोनोस का मतलब कार्य है। बागवानी की इस खास तकनीक की खूबियों की बात करें तो बेहद कम खर्च में पौधे और फसलों का उत्पादन संभव हो जाता है। 5 से 8 इंच ऊंचाई वाले पौधों पर प्रति वर्ष 1 रुपए से भी कम खर्च आता है। पोषक तत्व युक्त घोल पौधों में महीने में सिर्फ 1 या 2 बार डालने की जरूरत होती है। इस तकनीक से पौधों को कहीं भी उगाया जा सकता है। बागवानी पर पानी का खर्च 90% तक घट जाता है। इसमें न कीटनाशक की जरूरत है और न बीमारी का डर होता है। बागवानी के लिए इस हाइड्रोपोनिक तरीके के मिश्रण और इस्तेमाल की बात करें तो हाइड्रोपोनस तकनीक में एक विशेष प्रकार का घोल पौधों में डाला जाता है। इसमें आवश्यक खनिज एवं पोषक तत्व मिला दिए जाते हैं। बूंदें ही उन पौधों को दी जाती है जो पानी, कंकड़ या बालू आदि में उगाए जाते हैं। इन बूंदों के जरिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, जिंक और आयरन जैसे तत्व खास अनुपात में पौधों तक पहुंच जाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में इतनी खूबियों के बावजूद इसकी लोकप्रियता उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी है। इसकी वजह भी कम नहीं है। दरअसल इस तकनीक में शुरुआती खर्च ज्यादा आता है, लेकिन बाद में उत्पादन सस्ता पड़ने लगता है। बावजूद इसके देश में हाइड्रोपोनिक्स के इस्तेमाल में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पंजाब में इस तकनीक से ही आलू उगाया जा रहा है और इस दंपति ने इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाले शहरों में हैदराबाद का नाम भी जोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। केरल में एक 10 साल का बच्चा है जो गजब का फुटबॉल खेलता है। वो ऐसे अविश्वसनीय गोल करता है जिसे देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। इस गोल को देखिए। एक बार फिर से देखिए। आपका दिल नहीं भरा होगा, एक बार और देख लीजिए। बताने के लिए काफी है कि फुटबॉल में जीरो एंगल से इस तरह गेंद को जाल में उलझाना आसान नहीं होता और ये वही कर सकता है जो खेल का बाजीगर हो। लेकिन अगर यही कारनामा एक छोटा बच्चा करके दिखा रहा हो तो हर कोई उसके खेल का दीवाना हो जाएगा। होना भी चाहिए, क्योंकि ये उसकी प्रतिभा को दर्शाता है, उसके जुनून को बताता है और खेल के प्रति बेपनाह प्यार को उजागर करता है। केरल के कोझिकोड के रहने वाले 10 साल के केपी केडानी के खेल का हर कोई दीवाना है। उसने ये गोल ऑल केरला किड्स फुटबॉल टूर्नामेंट में किया था। इस गोल का वीडियो वायरल होने के बाद उसकी पहचान बन गई। डानी ने इस टूर्नामेंट में 13 गोल दागे और खिताबी जीत में हैट्रिक भी जमाई। पीके डानी के इस शानदार खेल में उसके माता पिता का काफी योगदान है। वो चाहते हैं कि वो फुटबॉल में देश का नाम रोशन करे और इसी तरह का करिश्मा खेल के मैदान में दिखाता रहे।
In football only, all the other things is secondary for him. So me and my husband would like to encourage him in the field of football only, and his dream is to be renowned world famous football player, and hope his efforts will be fruitful to become a best football player. डानी अर्जेंटीना के स्टार प्लेयर लियोनेल मेसी का बड़ा प्रशंसक है। वह उसी तरह का खिलाड़ी बनना चाहता है और एक दिन स्पेन जाकर बार्सिलोना क्लब से खेलने वाले मेसी से मिलना चाहता है। दुनिया में भारत की पहचान फुटबॉल में नहीं है, 100 से पार उसकी रैंकिंग है। फुटबॉल की बजाय लोग क्रिकेट ज्यादा खेलना पसंद करते हैं, लेकिन डानी जैसे बच्चे अगर इस खेल में आगे बढ़ते हैं तो जाहिर है देश में दुनिया के इस सबसे लोकप्रिय खेल की दशा बदलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सड़कों को सुंदर बनाने के लिए आर्ट्स अकादमी के छात्रों ने खास मुहिम चलाई है। अकादमी के छात्रों ने सड़क किनारे बनी दीवारों को रंगकर रास्ते की सुंदरता पर 4 चांद लगाने में अपना अहम योगदान दिया है। सड़क किनारे दीवारों को रंग रहे ये छात्र दीवारों की सफाई भी कर रहे हैं और उन्हें सुंदर बना रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ एक है, पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ हल्द्वानी महानगर को सुंदर और स्वच्छ बनाना। आनंदा एकेडमी के इन छात्रों ने गो ग्रीन गो क्लीन के तहत अपनी इस खास मुहिम की शुरुआत शहर के इस इलाके से की, जहां की सड़कें और दीवारें सबसे गंदी थी। हम लोगों ने ये एरिया जो जहाँ पे बहुत ही गंदगी थी, इस गंदगी वाले एरिया को पहले साफ किया। साफ करने के साथ में लोग उसको फिर अपनी आदत के हिसाब से फिर गंदा कर देते थे। फिर हमने धीरे धीरे वहाँ पे कुछ गमले बनाए, यहीं पे पड़े हुए पत्थरों को लेके गमले बनाने के बाद कुछ हमने बेंचेस लगाए। अपने प्रयास करने के साथ में बेंचेस लगाने के बाद ये दीवार जो है, अब हम लोग दीवार वॉल पेंटिंग करवा रहे हैं। लोगों को क्लीन इंडिया मुहिम के प्रति जागरूक करने के लिए अकेडमी ने गंदगी को साफ करने के साथ साथ दीवारों की भी सफाई की और पेंटिंग से खूबसूरत शक्ल देने के लिए स्कूलों को भी अपने साथ जोड़ा। छात्रों ने भी कई थीमों वाली इस शानदार सोच को तस्वीरों में उकेरने के लिए पूरा साथ दिया। सब लोगों ने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स पे टॉपिक्स पे बनाए हैं। ऐसे ही मैंने भी बनाई थी, मैंने चिपको आंदोलन पे बनाई है। हाँ, बहुत सारी थीम्स चुनी है हमने। गो ग्रीन हो गया, रिस्पेक्ट फीमेल हो गया, और बेटी बचाओ और सेव अर्थ। काफ़ी ज़्यादा सुंदर यहाँ पे लग रहा है। कोई अगर बाहर से भी यहाँ पे आएगा तो जब वो ये सब देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा कि हमारी जो हल्द्वानी है वो डेवलप हो रही है। और तो अब के माध्यम से आप देखेंगे तो ये बहुत सुंदर लग रही हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपने घर को भी, और घर को ही नहीं बल्कि शहर को साफ और सुंदर बनाने की कोशिश करिए। पर्यावरण बचाओ, सड़क सुरक्षा, बेटी बचाओ और स्वच्छ भारत सहित कई अलग अलग थीम पर बनाई गई इन तस्वीरों ने इस सड़क से गुजरने वाले मुसाफिरों के लिए हर तस्वीर में संदेश भी दे दिया और सफाई के साथ साथ शहर की सुंदरता को भी 4 चांद लगा दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।